नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इस नए टॉपिक का नाम है जीवों में जनन और जनन में हार्मोन्स की भूमिका। जनन में हार्मोन्स की क्या क्या भूमिका होती है, तो इसके बारे में हम डिटेल से आज की क्लास में सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्लास में एंड तक बने रहिए। हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें पहले नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, पुरुष में कौन सी ग्रंथि का स्राव शिशन में स्नेहक प्रदान करने में सहायक होता है। तो कौन सी ग्रंथि है जो शिशन में स्नेहक प्रदान करने में सहायता करती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है पीनियल ग्रंथि, बी ऑप्शन दे रखा है थाइमस ग्रंथि, सी ऑप्शन दे रखा है अधिवृक्क ग्रंथि और डी ऑप्शन दे रखा है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। देखिए, यहाँ पे इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आप इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर जाओगे, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस क्लास को ये शेयर अवश्य करें। यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होगा, शिशन में स्नेहक प्रदान करने में सहायक होता है। कौन सा सहायक होता है, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि सहायक होती है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि की जगह काउपर ग्रंथि दे रखा होता तब भी इसका राइट ऑप्शन होता, क्योंकि बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि को ही हम काउपर ग्रंथि कहते हैं और यहाँ स्राव चिकनाई प्रदान करता है। और यहाँ पे यही बोला गया है कि स्राव शिशन में स्नेहक प्रदान करने में सहायक होता है। तो पुरुष में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो पुरुष में स्राव शिशन में स्नेहक प्रदान करने में सहायक होती है, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। पीनियल ग्रंथि गलत ऑप्शन है, थाइमस ग्रंथि गलत ऑप्शन है और अधिवृक्क ग्रंथि ये भी गलत ऑप्शन है। अब आगे देखिए, हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि लिस्मेनिया में प्रजनन की विधि है। लिस्मेनिया में प्रजनन की विधि है, क्या कौन सी है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है मुकुलन, बी ऑप्शन दे रखा है पुनरुद्भवन, सी ऑप्शन दे रखा है द्विखंडन और डी ऑप्शन दे रखा है बहुखंडन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। लिस्मेनिया में प्रजनन की विधि है। लिस्मेनिया में प्रजनन की कौन सी विधि है, तो लिस्मेनिया में प्रजनन की कौन सी विधि है, तो द्विखंडन विधि, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि लिस्मेनिया द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है, इसलिए द्विखंडन इसका राइट ऑप्शन होगा। मुकुलन गलत ऑप्शन हो जाएगा, पुनरुद्भवन गलत ऑप्शन हो जाएगा और बहुखंडन गलत ऑप्शन होगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि लिस्मेनिया द्विखंडन द्वारा जनन करता है, जिसमें एक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है, इसलिए द्विखंडन इसका राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन इसका गलत ऑप्शन है। अब आगे देखते हैं हम तीसरे नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे हमें तीसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि प्लाज्मोडियम में जनन की विधि है। प्लाज्मोडियम में जनन की विधि है, कौन सी विधि है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है द्विखंडन, बी ऑप्शन दे रखा है बहुखंडन, सी ऑप्शन दे रखा है पुनर्जनन और डी ऑप्शन दे रखा है मुकुलन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। प्लाज्मोडियम में जनन की विधि है, कौन सी प्लाज्मोडियम में जनन की विधि है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा बहुखंडन। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द्विखंडन गलत ऑप्शन हो जाएगा, पुनर्जनन गलत ऑप्शन होगा और मुकुलन गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि प्लाज्मोडियम बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है, जिसमें एक कोशिका कई पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, इसलिए बहुखंडन इसका राइट ऑप्शन है। पहले हमने देखा था कि लिस्मेनिया में प्रजनन की कौन सी विधि थी, तो द्विखंडन, और प्लाज्मोडियम में जनन की कौन सी विधि है, तो बहुखंडन। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम बात करते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें चौथे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, भारत में परिवार नियोजन परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। ए ऑप्शन हमें दे रखा है 1947, बी ऑप्शन दे रखा है 1952, सी ऑप्शन दे रखा है 1958 और डी ऑप्शन दे रखा है 1960। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। भारत में परिवार नियोजन परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1952 में हुई थी, इसलिए 1952 बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की आधिकारिक शुरुआत 1952 में हुई थी, जो विश्व का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम था और इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण और स्वास्थ्य में सुधार था। यदि आपको एग्जाम में यह पूछ लिया जाए कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तब आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि भारत में परिवार नियोजन परिवार कल्याण का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण और स्वास्थ्य में सुधार करना था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत परिवार कल्याण की शुरुआत 1952 में हुई थी और यह विश्व का पहला राष्ट्रीय कार्यक्रम था। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे हम बात करते हैं पांचवें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर।
इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे हमें 5वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई। भारत में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है 1947, बी ऑप्शन दे रखा है 1971, सी ऑप्शन दे रखा है 1958 और डी ऑप्शन दे रखा है 1960। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। भारत में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है, कब कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो 1971 में कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई थी, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि चिकित्सीय सगर्भता समापन को 1971 में एएमटीपी एक्ट के तहत कानूनी स्वीकृति मिली थी, जो सुरक्षित गर्भपात की अनुमति देता है, इसलिए 1971 इसका राइट ऑप्शन है। कानूनी स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, तो 1971 में प्रदान की गई थी, जहां सुरक्षित गर्भपात की अनुमति देता है जहां कानून, इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन 1971 इसका राइट ऑप्शन है। आगे हम बात करते हैं छठे नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें छठे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहाँ स्थित है। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली को विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहाँ स्थित है। देखो, गर्भ निरोधक गोली का क्या नाम है, इस तरीके से भी आपको एग्जाम में प्रश्न मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है, तो इस पे विशेष करके आपको ध्यान देना है और आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखे, तो इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान में होना चाहिए। अब यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है बेंगलोर, बी ऑप्शन दे रखा है अहमदाबाद, सी ऑप्शन दे रखा है लखनऊ और डी ऑप्शन दे रखा है चेन्नई। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गर्भ निरोधक गोली का क्या नाम है, तो सहेली आपको राइट आंसर करना है, क्योंकि गर्भ निरोधक गोली का नाम सहेली है। और इसका जहां कहाँ विकसित की गई थी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बेंगलोर दे रखा है, बी ऑप्शन अहमदाबाद दे रखा है, सी ऑप्शन लखनऊ दे रखा है और डी ऑप्शन चेन्नई दे रखा है। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो लखनऊ, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि सहेली गोली को लखनऊ में स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान में विकसित किया गया था, जो भारत की पहली गैर स्टेरॉइडल गर्भ निरोधक गोली है, इसलिए लखनऊ, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। और यदि आपको एग्जाम में मिल जाए कि गर्भ निरोधक गोली का क्या नाम है, तो आपको सहेली इसका राइट आंसर करना है। गर्भ निरोधक गोली का सहेली नाम है। और यह कहाँ विकसित की गई थी, तो सबसे पहले भारत में लखनऊ में स्थित केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान में विकसित किया गया था, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। आगे हम बात करते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे ये 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें 7वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को कहते हैं। निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को कहते हैं, क्या कहते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें बीज दे रखा है, बी ऑप्शन हमें एंडोस्पर्म दे रखा है, सी ऑप्शन हमें फल दे रखा है और डी ऑप्शन हमें भ्रूण दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को कहते हैं, क्या कहते हैं, बीज कहते हैं या फिर एंडोस्पर्म कहते हैं या फल कहते हैं या भ्रूण कहते हैं। तो चारों में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो फल कहते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। फल, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि निषेचन के बाद अंडाशय परिपक्व होकर फल बनता है, इसलिए फल इसका राइट ऑप्शन है। फल इसका राइट ऑप्शन है। और यहाँ पे बीज मत कर लेना, क्योंकि देखो बीज कहाँ विकसित होते हैं, तो बीज फल के अंदर विकसित होते हैं, तो यहाँ पे बीज गलत ऑप्शन होगा। आप गलती से बीज मत कर लेना, क्योंकि बीज गलत ऑप्शन है, एंडोस्पर्म भी गलत है और भ्रूण भी गलत ऑप्शन है। फल, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लीजिए। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को कहते हैं। देखो यहाँ पे परिपक्व अंडाशय की बात की गई है, देखो परिपक्व अंडाशय की बात की गई है। आप बीज मत करना, क्योंकि यहाँ पे परिपक्व अंडाशय की बात की गई है। निषेचन के पश्चात एक विकसित व परिपक्व अंडाशय को कहते हैं, क्या कहते हैं, फल कहते हैं। फल के अंदर बीज होता है, फल के अंदर बीज होता है, इसलिए बीज गलत है, क्योंकि निषेचन के बाद अंडाशय परिपक्व होकर फल बनता है, जिसमें बीज विकसित होते हैं, इसलिए यहाँ पे फल राइट ऑप्शन है, बीज गलत ऑप्शन है। यहाँ पे एंडोस्पर्म ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा और भ्रूण भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एंडोस्पर्म और भ्रूण बीज के आंतरिक घटक होते हैं जो फल के भीतर सुरक्षित रहते हैं, इसलिए यहाँ पे एंडोस्पर्म भी गलत है, भ्रूण भी गलत है और बीज भी गलत है। फल इसका राइट ऑप्शन है। आगे हम बात करेंगे 8वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 8वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है
क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है अमीबा, बी ऑप्शन दे रखा है हाइड्रा, सी ऑप्शन दे रखा है प्लाज्मोडियम और डी ऑप्शन दे रखा है लिस्मेनिया। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? कौन से प्राणी में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? हाइड्रा, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जिसमें कली से नया जीव विकसित होता है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रा इसका राइट ऑप्शन है। अमीबा, अमीबा ये गलत ऑप्शन हो जाएगा और प्लाज्मोडियम ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा और लिस्मेनिया ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। अमीबा गलत ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि अमीबा ये द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। अमीबा में द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पे मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन की बात की गई थी। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है, क्योंकि हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, इसलिए हाइड्रा, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यदि पूछा होता कि द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन अमीबा में होता है और लिस्मेनिया में द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो यदि द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन की बात की जाती तो अमीबा इसका राइट ऑप्शन होता और लिस्मेनिया इसका राइट ऑप्शन होता, क्योंकि अमीबा और लिस्मेनिया में द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है। और यहाँ पे प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम में बहुखंडन द्वारा जनन होता है। यदि प्लाज्मोडियम के बारे में पूछा होता तो आपको यह दिया होता कि बहुखंडन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन द्वारा प्रजनन होता है और अमीबा और लिस्मेनिया में द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अमीबा गलत ऑप्शन होगा क्योंकि अमीबा में द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है, लिस्मेनिया में भी द्विखंडन द्वारा प्रजनन होता है और प्लाज्मोडियम में बहुखंडन द्वारा प्रजनन होता है। अब आगे हम बात करेंगे 90 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 90 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है टेरिडोफाइटा, बी ऑप्शन दे रखा है जिम्नोस्पर्म, सी ऑप्शन दे रखा है ब्रायोफाइटा और डी ऑप्शन दे रखा है एंजियोस्पर्म। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। तो किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है, इसलिए ब्रायोफाइटा इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भूमि पर तो उगते हैं लेकिन लैंगिक प्रजनन के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए युग्मक को मादा जनन अंग तक तैरकर पहुंचना पड़ता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा और एंजियोस्पर्म ये भी गलत ऑप्शन होगा। हमें पूछा गया था कि पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है, किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भूमि पर तो उगते हैं लेकिन लैंगिक प्रजनन के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे पादप जगत के उभयचर कहा जाता है। सी ऑप्शन ब्रायोफाइटा इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए अब 10वें नंबर का क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे 10वें नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है। निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है युग्मक, बी ऑप्शन दे रखा है पुष्प, सी ऑप्शन दे रखा है अंडाशय और डी ऑप्शन दे रखा है परागकोश। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है, तो कौन सा भाग अगुणित होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है युग्मक। देखो युग्मक ही अगुणित होता है, देखो पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है, तो युग्मक ही अगुणित होता है, इसलिए युग्मक इसका ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। पुष्प ये गलत ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि पुष्प तो द्विगुणित होता है। पुष्प कैसा होता है? तो पुष्प द्विगुणित होता है। अंडाशय भी द्विगुणित होता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। परागकोश ये भी द्विगुणित होता है, इसलिए ये परागकोश भी गलत ऑप्शन हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि पुष्प, अंडाशय और परागकोश ये द्विगुणित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये कायिक कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए ये द्विगुणित होते हैं। इसलिए पुष्प, अंडाशय, परागकोश गलत ऑप्शन है और युग्मक इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि पौधे का युग्मक भाग अगुणित होता है, जिसमें गुणसूत्रों का एक सेट होता है जो प्रजनन में भूमिका निभाता है, इसलिए यहाँ पे हमें पूछा गया था कि पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है, तो युग्मक अगुणित होता है, युग्मक भाग अगुणित होता है, इसलिए युग्मक राइट ऑप्शन है। पुष्प, अंडाशय और परागकोश ये द्विगुणित होते हैं, इसलिए बी सी डी इसका गलत ऑप्शन है। यदि पूछा होता कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का द्विगुणित भाग होता है, तो पुष्प, अंडाशय और परागकोश इसका राइट ऑप्शन होता।
लेकिन यहाँ पे अगुणित की बात की जा रही है, इसलिए युग्मक इसका राइट ऑप्शन है। आगे हम बात करेंगे 11 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें 11वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है। क्या कहलाती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है बहुभ्रूणता, बी ऑप्शन दे रखा है अनिषेचक जनन, अनिषेक जनन, सी ऑप्शन दे रखा है विषम युग्मन और डी ऑप्शन दे रखा है असंगति जनन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है, या अनिषेक जनन कहलाती है, या विषम युग्मन कहलाती है, या असंगति जनन कहलाती है। तो एकांतरण की कार्यनीति क्या कहलाती है? तो विषम युग्मन कहलाती है। इसलिए इसका सी ऑप्शन विषम युग्मन इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति को विषम युग्मन कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के युग्मक का उत्पादन होता है। इसलिए विषम युग्मन इसका राइट ऑप्शन है। बाकी के ऑप्शन बहुभ्रूणता गलत ऑप्शन हो जाएगा, अनिषेक जनन गलत हो जाएगा और असंगति जनन ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 12 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 12वां नंबर का क्वेश्चन दे रखा है मादा मानव में निषेचन स्थल है। मादा मानव में निषेचन स्थल है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है योनि, बी ऑप्शन दे रखा है गर्भाशय, सी ऑप्शन दे रखा है अंडवाहिनी और डी ऑप्शन दे रखा है अंडाशय। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मादा मानव में निषेचन स्थल है। कौन सा निषेचन का स्थल है? यहाँ पे ए ऑप्शन योनि दे रखा है, बी ऑप्शन गर्भाशय दे रखा है, सी ऑप्शन अंडवाहिनी दे रखा है और डी ऑप्शन अंडाशय दे रखा है। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? अंडवाहिनी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। निषेचन स्थल कौन सा है? तो अंडवाहिनी। क्योंकि हम जानते हैं कि मादा मानव में निषेचन अंडवाहिनी में होता है, जहां अंडा और शुक्राणु का मिलन होता है और यह नलिका अंडाशय से गर्भावस्था तक अंडे को ले जाने का काम करती है। इसलिए अंडवाहिनी इसका राइट ऑप्शन है। योनि गलत ऑप्शन हो जाएगा, गर्भाशय गलत ऑप्शन हो जाएगा और अंडाशय गलत ऑप्शन हो जाएगा। अंडवाहिनी इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि अंडवाहिनी में ही निषेचन होता है। इसमें अंडा और शुक्राणु का मिलन कहाँ होता है? तो अंडवाहिनी में होता है, इसलिए अंडवाहिनी इसका राइट ऑप्शन है। बाकी के योनि, गर्भाशय और अंडाशय इसका गलत ऑप्शन है। अब आगे ऑप्शन देखिए, आगे देखते हैं हम 13वें नंबर का क्वेश्चन। यह क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें 13वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है। हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है। कौन सा अलैंगिक जनन का प्रकार है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है बीजाणु जनन, बी ऑप्शन दे रखा है द्विविखंडन, सी ऑप्शन दे रखा है बहुविखंडन और डी ऑप्शन दे रखा है मुकुलन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है। अलैंगिक जनन का प्रकार कौन सा है? देखो, ए ऑप्शन हमें बीजाणु जनन दे रखा है, दूसरा बी ऑप्शन हमें द्विखंडन दे रखा है, सी ऑप्शन हमें बहुविखंडन दे रखा है और डी ऑप्शन हमें मुकुलन दे रखा है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? अलैंगिक जनन तो मुकुलन में होता है, इसलिए मुकुलन इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, इसलिए मुकुलन इसका राइट ऑप्शन है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है, इसलिए मुकुलन डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। बीजाणु जनन गलत ऑप्शन हो जाएगा, द्विखंडन गलत ऑप्शन हो जाएगा और बहुखंडन इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। मुकुलन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 14वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 14वें नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जरायुज है? जरायुज, जरायुज का मतलब क्या होता है? जरायुज जंतु जीवित शिशु को जन्म देते हैं। जो जीवित शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जरायुज है। तो कौन सा जंतु जरायुज है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें मछली दे रखा है, बी ऑप्शन हमें मेंढक दे रखा है, सी ऑप्शन हमें कुत्ता दे रखा है और डी ऑप्शन हमें छिपकली दे रखा है। देखिए, मछली है ये अंडे देती है, मेंढक है वो भी अंडे देता है और छिपकली है वो भी अंडे देता है। तो ये छिपकली भी अंडे देती है, मछली भी अंडे देती है और मेंढक भी अंडे देता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे मछली, मेंढक और छिपकली ये तो अंडप्रजक हो गए और अंडप्रजक जो अंडे देने वाले अंडप्रजक कहलाते हैं। और ये तो हमें बोला गया कि जरायुज, जरायुज मतलब जीवित शिशु को जन्म देने वाले। तो कुत्ता और मनुष्य जरायुज होते हैं। कुत्ता और मनुष्य कैसे होते? तो कुत्ता और मनुष्य जरायुज होते, इसलिए यहाँ पे कुत्ता ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए कुत्ता इसका राइट ऑप्शन होगा। यदि मनुष्य दे रखा होता तो मनुष्य इसका राइट ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे कुत्ता दे रखा है इसलिए कुत्ता इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि कुत्ता और मनुष्य जरायुज की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये स्तनधारी होते और इसलिए ये कुत्ता और मनुष्य दोनों जीवित शिशु को जन्म देते, इसलिए कुत्ता इसका राइट ऑप्शन है। मनुष्य होता तो मनुष्य इसका राइट ऑप्शन होता। यहाँ पे मछली ये अंडा प्रजक जीव है,
अंडे देने वाला है, और यहाँ पे मेंढक ये भी अंडे देता है, और छिपकली ये भी अंडे देती है, इसलिए ये तो अंडा प्रजक हो गए, ये अंडे देते हैं। इसलिए यदि पूछा होता कि निम्न में से अंडा प्रजक जंतु कौन कौन से हैं, तो ये पूछा होता तो मछली, मेंढक और छिपकली इसका राइट ऑप्शन होता, लेकिन जराइज पूछा हुआ है इसलिए कुत्ता इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 15 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है, मानव में कौन सी ग्रंथि का श्रावण मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर उसे उदासीन या हल्का क्षारीय बनाता है। मानव में कौन सी ग्रंथि का श्रावण मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर उसे उदासीन या हल्का क्षारीय बनाता है। ए ऑप्शन हमें प्रोस्टेट ग्रंथि दे रखा है, बी ऑप्शन हमें पार्थोलिन ग्रंथि दे रखा है, सी ऑप्शन हमें कॉपर ग्रंथि दे रखा है, और डी ऑप्शन हमें पैराथायराइड ग्रंथि दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो यहाँ पे मानव में कौन सी ग्रंथि, यदि आपको क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है और समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिए हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया। यदि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नहीं समझोगे तब तक आप ऑप्शन को टिक मत करिए। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि मानव में कौन सी ग्रंथि का श्रावण मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त कर उसे उदासीन या हल्का क्षारीय बनाता है। कौन सा बनाता है? ए ऑप्शन हमें प्रोस्टेट ग्रंथि दे रखा है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि ही इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि क्षारीय स्राव उत्पन्न करती है जो मूत्र मार्ग की अम्लीयता को उदासीन करती है और शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाती है। और हमें यही ही बोला गया था कि कौन सा उदासीन या हल्का क्षारीय बनाता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि बनाती है, इसलिए प्रोस्टेट ग्रंथि ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन हमें दे रखा है बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि ये गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि बार्थोलिन ग्रंथि तो महिलाओं में होती है, इसलिए यहाँ पे बार्थोलिन गलत ऑप्शन होगा। बार्थोलिन ग्रंथि ये किस में होती है? तो बार्थोलिन ग्रंथि या महिलाओं में होती है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन हमें दे रखा है कॉपर ग्रंथि। कॉपर ग्रंथि ये भी गलत ऑप्शन होगा। और डी ऑप्शन हमें दे रखा है पैराथायराइड ग्रंथि, ये भी गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि पैराथायराइड ग्रंथि कैल्शियम से संबंधित होती है, क्योंकि यह कैल्शियम नियमन करती है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। कॉपर ग्रंथि ये काउपर ग्रंथि होती है और यहाँ स्नेहन के लिए चिकना स्राव बनाती है, इसलिए काउपर ग्रंथि गलत ऑप्शन होगा। और बार्थोलिन ग्रंथि यह महिलाओं में होती है, इसलिए ये गलत है। और प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ क्या करती है? तो यहाँ सारी स्राव उत्पन्न करती है और यहाँ अम्लीयता को उदासीन करती है, इसलिए प्रोस्टेट ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन है। तो आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसे में आपसे अपेक्षा करता हूं आज की क्लास को हम यहीं एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।